नमस्कार, स्वागत है आपका खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस से, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से डीसीपी श्री विजय सिंह जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 2005 से लेकर आज तक के सफर में आपने जो भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई और क्या उपलब्धियां रहीं, कुछ इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैम, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। 2005 बैच से मैं संबंध रखता हूँ यूटी कैडर। उसमें ट्रेनिंग के दौरान ही जो है हमें तरह तरह की जो है ट्रेनिंग्स दी गई। हॉर्स राइडिंग, फायरिंग, एथलेटिक्स, योगा, यूएसी अनआर्म्ड कॉम्बैट जो फील्ड ट्रेनिंग थी, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर जो है हमारे जो थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स जो होते थे, उसमें मैं शुरू से ही जो स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा। अब मैं अपने बैच का एथलेटिक्स कैप्टन भी रहा। मैंने फायरिंग में जो है उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा मुझे प्राइज़ भी मिला फायरिंग के लिए, बेस्ट शूटर ऑफ द बैच। उसके अलावा मुझे मेडल्स एथलेटिक्स में मिले, जेवलिन थ्रो, साइकिलिंग, रनिंग और तरह तरह के इवेंट्स में। तो इस तरह से जो है ये मेरी जो ट्रेनिंग थी उसमें काफ़ी सेटिस्फैक्टरी ट्रेनिंग मेरी रही बैच में। अब उसके अलावा मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड ऑफिसर ऑफ द बैच का मैं अवार्ड भी मिला है मुझे ट्रेनिंग में। तो ये उसके साथ ही जो है ये हमारा एक एफिशिएंट बैच मैं कहूँगा है अभी तक पूरे ऑल ओवर इंडिया। हम अभी एसपीज़, सीनियर एसपीज़, डीसीपीज़ तैनात हैं। और 2005 से लेकर अब तक मैंने डिफरेंट शुरुआत मेरा कैरियर की दिल्ली से हुई थी। दिल्ली में एसीपी कनॉट प्लेस में रहा, जहाँ पे बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट उसको माना जाता है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है अक्सर लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ के जो रैलीज़ है, प्रोसेशंस है, और एक सेंटर है दिल्ली का जो है कनॉट प्लेस। तो काफ़ी चैलेंजिंग असाइनमेंट रहा इनिशियली। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जो भी पॉलिटिकल एक तरह से डिस्ट्रिक्ट है, वीवीआईपीज़ मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है वहाँ पर। तो इस तरह से जो है डेली बेसिस पे लॉ एंड ऑर्डर वहाँ रहे, वो चैलेंजिंग असाइनमेंट हम कंप्लीट किया। उसके बाद मैं जो है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल डीसीपी रहा 6 महीने के करीब। और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भी मैं साउथ डिस्ट्रिक्ट मेरा ट्रांसफ़र हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स के चलते, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स साउथ डिस्ट्रिक्ट में थे। तो ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी साउथ डिस्ट्रिक्ट में मेरा ट्रांसफ़र हुआ और कॉमनवेल्थ गेम्स को क्लोजली सुपरवाइज़ किया। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, वहाँ के जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स थे वो निभाए। और साउथ डिस्ट्रिक्ट के बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ 2011 में गोवा में मैं 2 जगह डिस्ट्रिक्ट एसपी रहा, 2 डिस्ट्रिक्ट में वहाँ, डिस्ट्रिक्ट एसपी नॉर्थ और डिस्ट्रिक्ट एसपी साउथ, दोनों असाइनमेंट कंप्लीट किए। एसपी ट्रैफिक गोवा भी रहा। तो ये भी एक 3.5 ईयर्स लगाकर टेन्योर करके कंप्लीट मैं जो है वापस दिल्ली मेरी ट्रांसफ़र हुई 2014 दिसंबर में हुई। उसके बाद मैं न्यू दिल्ली डीसीपी रहा और डीसीपी 9 महीने करीब मैं नई दिल्ली डीसीपी रहा। तो वो भी एक अगेन मेरे लिए चैलेंजिंग असाइनमेंट था। वापस जो है वही फिर जैसे एसीपी कनॉट प्लेस का एक्सपीरियंस था, तो वो सब न्यू दिल्ली में जो भी अरेंजमेंट होते, वीवीआईपी अरेंजमेंट, पॉलिटिकल रैलीज, धरनास, प्रोसेशंस, और वो सब निभाए। तो उसके बाद क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नॉर्थ वेस्ट का भी था, तो मेरा ट्रांसफ़र जो है वहाँ का नॉर्थ वेस्ट डीसीपी का रहा। मैं फ़िलहाल नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीसीपी। जी सर, अभी आपने जिक्र किया कि आप स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भी आपकी यहाँ पर पोस्टिंग थी और आजकल रियो ओलंपिक्स जैसे कि अभी चल रहे हैं। तो सर, भारत की इन ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि हमारा देश इन सारी स्पर्धाओं में कुछ आगे बढ़कर अच्छा नाम ला सके, मेडल्स हमारे देश को मिलें? हाँ जी, मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में जो है एक सिस्टमेटिक चेंजेस होना चाहिए स्पोर्ट्स में। यानी जो इन जूनियर लेवल है वहाँ से एक स्पोर्ट्स को हमारे एक अल्टरनेटिव के तौर पे माना जाता है। पहले इस पढ़ाई में या करियर जो हमारा एजुकेशनल फील्ड में ही बनाने के पेरेंट्स एम्फेसिस देते हैं।
स्पोर्ट्स एज ए कैरियर जो है उसका एक ओरिएंटेशन नहीं है बाय लार्ज हमारी सोसाइटी में। दूसरा, अगर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जिसकी बात करें हम, तो वो मुझे लगता है कि एक इवॉल्विंग चेन के ज़रिए हमें बेस्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो कि मैं सोचता हूँ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में उस लेवल पर जो ये कम्पीट करते हैं, जिस ग्रिलिंग ट्रेनिंग सेशन के दौरान गुजर के इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन आते हैं, शायद वो उसको मैच नहीं कर पाता हमारा। और वो जो प्रेशर है, वो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर का प्रेशर है, शायद वो भी हमारा कम है, तो उसको जो है वो कवर अप नहीं कर पाते वहाँ पहुँचकर। जी, तो आपका ये मानना है कि सुविधाओं की कमी है? जी। टैलेंट तो हमारे देश में है, हाँ जी। पर सुविधाओं की कमी है। उन्हें शुरू से ही उन्हें ऊपर लाने की ज़रूरत जी। है, पहचान की ज़रूरत जी, है। जी। तो हमारे खेल मंत्री और हमारी सरकार को ये एक संदेश है कि इस तरह से काम करने पर हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। आपका ये मानना है? जी, जी। सर, एक और आपका बहुत शौक रहा है क्रिकेट, और आज भी आप दिल्ली पुलिस क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। तो क्रिकेट के अपने इस शौक के बारे में थोड़ा हमसे शेयर कीजिए। जी, मैंने शुरुआत में कॉलेज टाइम से भी मैं क्रिकेट खेला हूँ, फिर एकेडमी में ट्रेनिंग में भी हम ट्रेनिंग के दौरान भी हमारे मैचेस होते थे। तो ये शौक के तौर पे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, नॉट एज ए प्रोफेशनल, बट अभी नॉर्थ वेस्ट में भी हमने कुछ एक टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ किए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को हमने इनवाइट किया, और उसमें हमारे स्पोर्ट्समैन, हमारे अच्छे खेलने वाले लड़के हैं दिल्ली पुलिस के भी, उनको भी एक एक्सपोजर मिलता है। एक नंबर 2, जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हम खेलते हैं, उनसे भी हमारी एक अच्छी फ्रेंडशिप कह लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक अच्छा तालमेल होता है। जैसे हम अक्सर मीडिया से भी खेलते हैं, पीछे जुडिशरी के साथ भी खेले हम, डिफरेंट सर्विसेज की टीम्स आती हैं उससे भी खेले हम। तो एक हमारी कुछ जो हमारी आपस के जो कम्युनिकेशन गैप जो रहता है वो पूरा हो जाता है उससे, और कोई भी हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई हमारा टास्क है वो इनफॉर्मल वे में भी हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और एक अच्छा जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसके सहारे आप जो है अपनी स्ट्रेस लेवल है उसको भी कम कर सकते हैं, और एक टीम लेवल की भावना ज़रूर डेवलप होती है स्पोर्ट्स एज ए टीम मेंबर्स में। सर, अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें तो आपने पहले श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स किया, उसके बाद आपने लॉ किया गोवा से, और अब आप पुलिस में हैं। तो ये 3 एक अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि आपका इंटरेस्ट अलग अलग टाइम पर किस तरह से बना, कैसे आपने इन तीनों चीज़ों को अपने समझ से कब क्यों चुना, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सर। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स एमकॉम किया मैंने कंप्लीट, उसके बाद उसी सब्जेक्ट से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। तो क्योंकि ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था, इस वजह से मैंने ये सब्जेक्ट चुना कॉमर्स। फिर मैंने लॉ किया गोवा से LLB। मुझे जाने के बाद ये एहसास हुआ कि क्योंकि इनिशियल फेज़ में मेरी फैमिली भी वहाँ नहीं थी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ एजुकेशन में कुछ करते हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे एकेडमिक सीज़न जो शुरू हुआ था गोवा में, तो प्लस लॉ इसलिए भी चुना क्योंकि हमारी जो पुलिसिंग फील्ड है उससे ये कॉम्प्लीमेंट यानी उससे बिल्कुल रिलेटेड फील्ड था। तो लॉ इसलिए मैंने चुना, और उससे जॉब में भी मुझे जो है डे टू डे बेसिस पे हमें सहायता मिली। डिफरेंट लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स उसमें पढ़े, हम सिविल लॉज भी पढ़े, हमने क्रिमिनल लॉज भी पढ़े। उससे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला हमारे डे टू डे पुलिसिंग में भी। और धीरे धीरे सेमेस्टर वाइज जो लॉ, क्योंकि वो मेरा टेन्योर भी 3 साल का था लगभग, तो लॉ भी मैंने 3 साल में कंप्लीट किया एग्जैक्टली। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि वो एक कॉम्प्लीमेंट्री मेरे लिए पोस्टिंग जो है वो सिद्ध हुई बाद में। उसके बाद अलावा मैंने मास्टर डिग्री इन पुलिस मैनेजमेंट भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, एक डिग्री वो भी है। तो वो भी क्योंकि हमारी फील्ड पुलिसिंग फील्ड से रिलेटेड है, तो उससे भी जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सर, अब इसके अलावा एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है दिल्ली पुलिस। समय समय पर कभी दिल्ली पुलिस की काफ़ी प्रशंसा होती है, और कभी इसमें हर कोई ना कोई इसमें कमी की बात करता है। तो आपका क्या मानना है कि दिल्ली पुलिस अपनी क्या
दिल्ली की देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में क्राइम रेट को कंट्रोल कर पाई है? अब मैं कहूँगा कि क्राइम रेट अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन जो है, जो इतना हमारे दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए, और जितने बॉर्डरिंग एरियाज़ हमारे हैं, डिफरेंट स्टेट्स के बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, और जितना जो हमारा कंपोजिशन है पॉपुलेशन का डिफरेंट स्टेट्स का, उसको देखते हुए मैं कहूँगा कि क्राइम रेट जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से सोसाइटी में उसको देखा जाता है। फ़िलहाल अगर हम देखें तो सारे जो इधर यूपी, हरियाणा, इधर जो है राजस्थान, इधर आप देखेंगे कि जो है ये सभी जगह से कनेक्टेड है, और ये हब बनता है। दिल्ली जो है, इधर नॉर्थ के स्टेट्स हैं, इधर साउथ के स्टेट, तो दिल्ली एक हब बनता है। और फिर माइग्रेंट पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। तो एक तरह से ये कहेंगे कि क्राइम जो है उतना मतलब उतनी पैनिक की सिचुएशन नहीं है जो हम समझते हैं कि आए दिन अखबार में इतनी रिपोर्टिंग होती हैं, उस तरह की पैनिक की सिचुएशन नहीं है। लेकिन हाँ, क्राइम है, उसमें दिल्ली पुलिस हमेशा सक्सेस रेट दिल्ली पुलिस की ठीक अच्छी है, और प्रोफेशनल वे में दिल्ली पुलिस काम करती है, और आगे और भी अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। सर, कनॉट प्लेस से आप नॉर्थ वेस्ट गए, वहाँ पर आपने क्या कदम उठाने की आपकी वो है मंशा है कि जिससे कि वहाँ का नॉर्थ वेस्ट एरिया का जो है क्राइम कंट्रोल हो सके? फ़िलहाल जो है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में मैं लगभग 1 साल कंप्लीट हो गया है मेरा इस अगस्त में। इसी दौरान जो है अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के क्राइम रेट और क्राइम ग्राफ से, तो मैं समझता हूँ कि इम्प्रूवमेंट है, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है क्राइम प्रिवेंशन के लिहाज से भी और डिटेक्शन के लिहाज से भी। अगर स्टैटिस्टिक्स में हम जाएं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और बेसिकली जो एसीपी कनॉट प्लेस से मैं था पहले, उसके बाद मैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी रहा एडिशनल डीसीपी, छोटे से टेन्योर के लिए 1 महीने के लिए। उसके बाद मैं नॉर्थ वेस्ट आया एडिशनल डीसीपी। फ़िलहाल जो है एक तरह से मैं ये कहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस है न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग का, वीवीआईपी प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ का, प्लस एक जो है गोवा में रह के मैंने जैसे 3.5 ईयर्स मैंने काम किया, वहाँ पर भी जैसे उसमें टूरिस्ट आस्पेक्ट भी काफ़ी रहता है गोवा में। तो ये सब चीज़ों का एक एक्सपीरियंस के आधार पर नॉर्थ वेस्ट भी मतलब मैं कहूँगा कि अभी तक सेटिस्फैक्ट्री टेन्योर रहा है बाय एंड लार्ज। और जो वहाँ के एक्सपीरियंसेस हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के, वो हमने अप्लाई किए हैं यहाँ पे एज फार एज क्राइम प्रिवेंशन इज़ कंसर्न या फिर डिटेक्शन इज़ कंसर्न। जी सर, दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या नए कदम उठाए हैं और कहां तक इसमें सफल हो पाई है? दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ हाल फिलहाल में कदम उठाए हैं। जैसे हमने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, हम लगातार हमारा एक परिवर्तन यूनिट है नॉर्थ वेस्ट में, उसके ज़रिए हम महिलाओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दिलाते हैं। 15 दिन का डिफरेंट स्कूल्स में या लोकेलिटीज़ में जाके कोर्सेज कराते हैं। उसके अलावा हमने वुमेन हेल्प डेस्क हर एक थाने में लगाए हैं, ताकि कोई भी महिला कंप्लेनेंट या विक्टिम आकर अब फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन वो कंप्लेंट अपनी दर्ज करा सके, उसको एक इनहिबिशन टाइप की चीज़ ना हो। और तीसरा, हमने हिम्मत ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे कोई भी अगर महिला किसी परेशानी में है तो हिम्मत ऐप डाउनलोड अगर मोबाइल में कर रखा है, उसके ज़रिए वो पुलिस को कांटेक्ट कर सकती है। वुमेन हेल्पलाइन है हमारी, एक वुमेन हेल्पलाइन के ज़रिए कांटेक्ट कर सकती है। फिर उसके अलावा हमने पब्लिक फैसिलिटेशन डेस्क भी थानों में शुरू किया है, तो इनिशियली जो हेजिटेशन है वो ताकि दूर हो। और उसके अलावा हमारे शोज़ होते हैं, पेंटामाइन शोज़ होते हैं अवेयरनेस के। वुमेन सेफ्टी कमिटीज़ की हमारी रेगुलरली मीटिंग्स होती हैं। और हमारे उसके अलावा हमने कुछ एक जो सेंसिटिव बीट्स हैं, जो एरियाज़ हैं जो पॉकेट सेंसिटिव है, जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन कुछ ज़्यादा है, वहाँ पर हमने वुमेन स्टाफ का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया है, वुमेन बीट्स जिसे कहेंगे। उसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम है शिष्टाचार के अंतर्गत जो भी स्कूल या कॉलेजेस हैं या कोई भी वल्नरेबल एरियाज़ है जहाँ पर लेडीज़ की ज़्यादा गैदरिंग रहती है, बस स्टॉप से, मॉल से, वहाँ पर एक प्लेन क्लॉथ में हम डिप्लॉय करते हैं स्टाफ। और ऐसे जो राह चलते मन चले लोग हैं उनको राउंड अप करके उनसे पूछताछ की जाती है। तो ये मैं कहता हूँ कि
इसका इम्पैक्ट ज़रूर आया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, जो सारे स्टेप्स मैं सब कवर नहीं जो करूँ। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आपने कहा सर, इसके बारे में थोड़ा खुल के बताएं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है जिससे कि धीरे धीरे पुलिस के इंटरवेंशन की ज़रूरत कम होगी। अगर वाकई महिलाएं खुद इतनी सशक्त हों तो इसको हम मेरे ख्याल से इसको हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। तो अभी तक ये कहाँ पर पहुंची, कुछ जी इसके बारे में जी बताएं जी। सर। हमारा ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हमारा एक परिवर्तन सेल है, परिवर्तन सेल नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। ये लास्ट ईयर इसने लगभग हमने 32,000 गर्ल्स को हमने डिफरेंट स्कूल्स में जाके ट्रेन किया है। सरकारी स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स भी, इनफैक्ट प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स। तो इस साल ये संख्या लगभग अभी तक 12,000 के करीब ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें हम सरकारी स्कूल के अलावा या स्कूल्स के अलावा लोकेलिटीज़ में भी जाके जो है हमने इसमें ट्रेनिंग पार्क्स में जो भी है अवेलेबल जो भी पार्क्स वगैरह हैं वहाँ पर हमने ट्रेनिंग कराई है। इसमें लगभग 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारी एक टीम है जिसमें एक्सपर्ट्स हैं, वो यूएसी कुछ जो यूएसी के जो भी टेक्निक्स हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी थ्रेट को, तो उसको वो टेक्निक सिखाई जाती हैं। तो वो टेक्निक की प्रैक्टिस कराई जाती है। उसका पर्पज़ ये है कि एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जिसने ये टेक्निक सीखी है लड़की ने, एटलीस्ट उसको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ मैं ये टेक्निक कुछ यूज़ कर सकती हूँ और मोमेंट्री जो है न्यूट्रलाइज कर सकती हूँ अपनी कोई भी थ्रेट है। और उसके अलावा वो एक उसमें कॉन्फिडेंस के अलावा ये है कि उससे जो है बाकी जो जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं सीखी उनको भी एक बढ़ावा मिलता है कि वो भी इस ट्रेनिंग को सीखें। और उसके अलावा ये है कि एटलीस्ट वो कुछ एक दो अगर ये ट्रेनिंग जो अपने जो सीखी है टेक्निक अगर यूज़ करे तो पब्लिक का ध्यान वो आकर्षित कर सकती है, जिससे कि पब्लिक भी उस लड़की की मदद कर सके उस जो कोई इस तरह की थ्रेट होकर उसको है उस मौके पे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए A to Z न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं विजय सिंह जी से। दिल्ली पुलिस में और भर्ती करने की बात समय समय पर उठती रहती है, तो आपका क्या मानना है, दिल्ली पुलिस में अभी और भर्ती की ज़रूरत है या अभी जो स्टाफ है वो बहुत है? जी मेरा मानना है कि दिल्ली पुलिस की जो स्ट्रेंथ है अभी और भर्ती की उसमें वाकई ज़रूरत है। नंबर एक कारण क्योंकि अभी कुछ एक कोर्ट जजमेंट भी आए हैं पीछे और हमारी ये पॉलिसी भी है फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस की। तो फ्री रजिस्ट्रेशन की वजह से जो है काफ़ी सारे केसेस जो है वो अब रजिस्ट्रेशन थानों में होने लगे। उसकी वजह से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ओवरबर्डन हो गए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए मुझे लगता है कि और आईओज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा पॉपुलेशन बढ़ रही है, धीरे धीरे पॉपुलेशन भी जो है और व्हीकल पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि उसको कवर अप करने के लिए और चैलेंजेस भी डे बाय डे पुलिसिंग के बढ़ रहे हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए हमारे को डिफरेंट जैसे साइबर क्राइम में एक साइबर क्राइम के स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। तो उस तरह का हम डाइवर्सिफाइड क्राइम टैकलिंग या प्रिवेंशन के लिए हमें ज़रूर नई भर्ती करनी चाहिए और हो भी रही है। फिलहाल जो है नई भर्ती जो रिक्रूटमेंट से हो भी रही है आने वाले समय में। सर साइबर क्राइम किस तरह से हो रहा है, थोड़ा खुलकर हाँ जी, साइबर क्राइम जो है डिफरेंट तरीके से हो रहा है। उसमें जैसे आजकल बहुत कॉमनली यूज्ड एक क्राइम है कि एटीएम से पैसे निकल रहे हैं। एक तो कंप्लेनेंट या विक्टिम अपने घर पे बैठा और उसको अचानक से पता चलता है कि उसके एटीएम या अकाउंट से जो है सर्टेन अमाउंट विड्रॉ हो गया। तो ये एक तरह का क्राइम है, फ्रीक्वेंटली ये हो रहा है। उसमें या तो कोई कॉलर या कोई कॉल करके कंप्लेनेंट से पूछ लेता है उसका पिन नंबर और अपने आप को वो रिप्रेजेंट करता है जिसका फ़ोन आया कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो अपना पिन नंबर बताइए। तो जाने अनजाने में वो उसको पिन बताता है, बाद में उसका पिन उसके अकाउंट से पैसे विड्रॉ आते हैं। जबकि ऑफिशियली बैंक से भी ये इंटीमेट किया जाता है कस्टमर्स को कि इस तरह की कॉल्स या डिटेल्स नहीं ली जाती हमारे द्वारा।
उसके अलावा सर्टेन कुछ एक मेल्स आ जाते हैं बैंक्स की तरफ से, ये फर्जी जो है वेबसाइट के ज़रिए, बैंक की फर्जी वेबसाइट के ज़रिए कि आपको ये डिटेल्स देनी है, तो उसके ज़रिए भी चीटिंग्स लोगों के साथ हो रही है। उसके अलावा जो है कुछ किसी की लॉटरी निकली है, प्राइज़ निकला है, इस तरह के मेल्स आते हैं। ये भी जो है एक तरह से साइबर क्राइम का एक पार्ट है। और प्राइज़ निकलने के देने के उसमें जो है ना, वो कुछ सर्टेन अमाउंट उससे ले लेते हैं और कुछ भी ऐसे पूछते हैं, आपके पर्सनल क्वेश्चन। हाँ, पर्सनल क्वेश्चन भी पूछते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये क्या है, तो पूरी डिटेल लेके और उसके बाद जो है उनके साथ चीटिंग हो जाती है। और उसके अलावा जो है तरह तरह के और भी जो है इसमें क्राइम्स हो रहे हैं। एटीएम चीटिंग्स के अलावा, पैसे निकलने के अलावा, लॉटरी जैसे पता है कि लॉटरी की चीटिंग भी एक होती है। और उसके अलावा जो है कुछ एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह भी, जो डाटा लीकेज है जिसको हैकिंग कहते हैं हम, ये भी एक इस तरह का जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें पब्लिक को अलर्ट रहना ज़रूरी है, और ऑथराइज्ड या ऑफिशियल कम्युनिकेशन अगर कोई हो तभी अपनी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स वो शेयर करें। जी सर, आमतौर पर ये देखा गया है कि आम आदमी जो नागरिक है वो पुलिस के पास जाने से कतराता है। हमारी ये स्कीम भी है, समय समय पर जो भी पब्लिक उसके आइडेंटिटी अगर चाहें तो कॉन्फिडेंशियल भी रखी जा सकती है, और पब्लिक को रिवार्ड भी दिया जा सकता है कि अगर वो जो पुलिस की हेल्प करे। इस तरह के पीछे केसेस हमारे नॉर्थ वेस्ट में भी हमने इस तरह के कई पब्लिक पर्सन को हमने पब्लिकली रिवार्ड किया है। तो अगर कोई एक्सीडेंट विक्टिम है या कोई और भी विक्टिम है किसी भी क्राइम की वजह से, और वो मदद करता है पुलिस की या विक्टिम की, तो उसको रिवार्ड दिया जाता है। और इस पर्टिकुलर केस में ये अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ। और उसके बाद हमने अनाउंसमेंट भी की है। पीछे जो है इस तरह का हमने पीछे भी डिसीजन है कि जो भी एक्सीडेंट अगर कोई विक्टिम है उसको हेल्प करता है, पहुंचाता है, हॉस्पिटल में लाया जाता है, तो उससे ज़्यादा जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसमें परेशान ना किया जाए, और जो है उसकी पुलिस थाने में ना बुलाया जाए, और उसकी आइडेंटिटी अगर वो चाहता है रिवील ना की जाए तो रिवील ना हो। लेकिन हाँ, ये मैसेज इन जनरल पब्लिक को हम देना चाहेंगे कि अगर आप पुलिस की मदद करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके लीगल जो प्रोसीजर है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसमें ना पड़े, इन चक्करों में ना पड़े, तो वो उसमें पुलिस आपकी हेल्प करेगी। सर, लीगल फॉर्मेलिटीज और रिवॉर्ड एक ऐसा नहीं इशू नहीं है सर। होता क्या है कि एक बार आपने उनको किसी भी विक्टिम को, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, तो लोग किस बात से डरते हैं कि आपको पुलिस थाने जाना पड़ेगा। पहले तो आपको उस विक्टिम को आइडेंटिफाई कि आपने कब कहाँ देखा, फिर उसके बाद आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज करनी है सर, नॉट टू पब्लिक एट लार्ज, इवन टू पुलिस ऑल्सो। पीपल डोंट वांट, वो नहीं चाहते हैं कि पुलिस को भी मैं बार बार उनके पास जाऊं। तो इसके लिए दिल्ली पुलिस को ही कुछ करना पड़ेगा। आपने सही कहा, बिल्कुल। इसमें ये है कि एक अगर इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए और वो नहीं आना चाहता थाने, तो उसके पास जाकर, यानी उनके घर पे जाके, अगर वो चाहता है कि उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन, उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है, तो उसके घर पे जाके भी ये इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। अगर मेरे घर पे कोई पुलिस की वर्दी पहनकर कोई आता है, तो लोग अपने आप ही डर जाते हैं कि पता नहीं क्यों इनके घर में पुलिस है। इस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आपको कह सकती हूँ कि एक हमारा सुझाव है कि दिल्ली पुलिस या कोई भी किसी भी हमारे पूरे देश की पुलिस को इस बारे में कुछ सोच के ऐसा कुछ कदम उठाना पड़ेगा आगे आके, ताकि लोग सड़क पे हुए एक्सीडेंट से में लोग जो पड़े हुए हैं उनकी मदद करें आगे। जी बिल्कुल। तो सर, इसके अलावा सर, आपने दिल्ली के अलावा गोवा की भी अपनी पोस्टिंग का जिक्र किया सर, वहाँ के में आपने क्या किया, किस तरह का आपका अनुभव रहा, वो बताइए सर। किसी भी स्टेट का फॉर दैट मैटर, उसको सेंसिटिविटी को समझना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वहाँ के क्योंकि गोवा एक छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ के जो लोकल जो इश्यूज़ हैं, लोकल जो सेंसिटिविटी, उसको ध्यान में रख के काम करना था। इसको जल्दी से जो है मैंने जो है उसको समझा, और इमीडिएटली वहाँ पर 2 इलेक्शंस भी हुए वहाँ पर मेरे टेन्योर में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, फिर लोकल MLAs के भी इलेक्शन हुए। एज SP नॉर्थ गोवा में रहा वहाँ पर, और लगभग 1 साल में वहाँ पर रहा। उसके अलावा एक इंटरनेशनल लेवल के गेम्स भी हुए वहाँ पर, लुसोफोनिया गेम्स हुए, उसमें 12 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किया उन्होंने।
और क्योंकि मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स का कुछ प्रीवियस बैकग्राउंड में जो है मेरा एक्सपीरियंस था, तो वो भी मैंने अच्छे से हैंडल किए। और बहुत ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेडियम्स वहाँ बने और उनमें जो है सक्सेसफुली हमने उन गेम्स का आयोजन किया। और एसपी ट्रैफिक भी रहा मैं, तो वो भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंज था, क्योंकि न्यू ईयर और जो ये ईयर एंड पे जो भी सेलिब्रेशंस होती हैं वहाँ पे, क्रिसमस की, न्यू ईयर्स की, और सर्टेन फेस्टिवल्स होते हैं, शिग्मो फेस्टिवल है, कार्निवल है, गोवा कार्निवल, वहाँ पे लैक्स ऑफ टूरिस्ट आ जाते हैं, कुछ भी ईयर एंड पे भी आते हैं। तो वो एज एसपी ट्रैफिक बहुत मेजर चैलेंज था वहाँ पे, रूट डाइवर्जन्स, फ्लो ऑफ ट्रैफिक। उसके अलावा एक बहुत ही इंटरनेशनल सनबर्न फेस्टिवल बड़ा चैलेंजिंग था। वो चाहे सनबर्न फेस्टिवल जो ईयर एंड पे होता है, वो भी मेरे टेन्योर में हुए वहाँ पर। और डिफरेंट टाइम जो ना कुछ वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़, प्रोग्राम, शोज़ वगैरह वहाँ पे अक्सर होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए बड़ा ही एक चैलेंज था अपने आप में, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, रोड जो है, रोड जो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इज़ टू हाई ऑन डिफरेंट टाइमिंग्स। तो उसके लिए जो है काफ़ी चैलेंजेस फेस किए और हमने काफ़ी कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्टरी टेन्योर मेरा रहा वहाँ पर 3.5 years। सर, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आप खेल कूद में बहुत रुचि रखते हैं और सर फिटनेस के लिए आप रोज़ रनिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जिम जाते हैं, तो अपना क्या फिटनेस रेजीम आप फॉलो करते हैं? जी मैं डेली मैं एक्सरसाइज करता हूँ लगभग 1 घंटा, जिसमें 3 से 4 किलोमीटर रनिंग प्लस जिम रेगुलर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, प्लेस एंड वेदर। डेली मेरा 365 डेज का ये शेड्यूल है। सर, कैसे मैनेज करते हैं रेनी डे में? रेनी डे में छतरी दैट इज आल्सो एंजॉयबल। आई डिड इट इन गोवा। मैंने ये गोवा में मैंने किया। हाँ, गोवा में जो है जॉगर्स पार्क में मैंने, जो मेरे कोलीग्स हैं जो मुझे जानते हैं वो इस चीज़ को वाउच करेंगे कि मैंने छतरी लेके भी रनिंग की है, उसका एक अलग मजा है। तो ये सब चीज़ें की है। और ज़्यादा बरसात है तो आप जिम में भी जा सकते हैं, तो वो ट्रेडमिल की सुविधा रहती है वहाँ पर। तो तकरीबन गोवा में मैं 3500 किलोमीटर या 4000 किलोमीटर मैं रनिंग करके आया हूँ ऑलरेडी, जो मैंने कैलकुलेट किया अगर पर डे के हिसाब से लगाएं ऑन एन एवरेज। प्लस उसके अलावा जिम, आपको फिट रखने के लिए आपको जिम भी ज़रूरी है। और हमारी ये नेचर ऑफ जॉब पुलिसिंग के इस तरह से कि अपने आप को फिट रखना और यूनिफॉर्म आप पे जो सूट करे उस तरह से जो है आपको, प्लस आपका स्टाफ, उसमें एक एसेंशियल कंपोनेंट है कि यू शुड वियर गुड टाइडी यूनिफॉर्म, ताकि आप एज ए रोल मॉडल अपने स्टाफ के लिए भी आप अपने आप को प्रेजेंट कर सके। और फिजिकली आप फिट है तो मैं समझता हूँ कि मेंटली भी आप अपनी जॉब के लिए फिट रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, और आपको आईपीएस की परीक्षा देने के लिए किसने प्रेरित किया? क्योंकि आईपीएस अपने आप में काफ़ी मुश्किल परीक्षा है और इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसके लिए आपको किसने प्रेरित किया और किस तरह से आपने इसकी तैयारी की? जी, ये हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा जो है बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो हमारा कह सकते हैं कि एक बैकग्राउंड, हमारा सर्विस बैकग्राउंड था। जैसे हम 3 भाई थे, तो तीनों ने जो है गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ ऐसा खास नहीं सोचा था उस समय पर। स्कूलिंग भी हमारी गवर्नमेंट स्कूल से हुई मेरी, तो उसके हमने यही सोचा कि विच इज़ द बेस्ट प्रेस्टिजियस जॉब इन द सोसाइटी, तो हमने इसको जीरो डाउन किया। तो उसमें फिर एग्ज़ाम की तैयारी की और कह सकते हैं कि भगवान के शुक्र और हमारी मेहनत और पेरेंट्स के जो है सपोर्ट, उसकी वजह से ये एग्ज़ाम पास किया, तो उस तरह से यहाँ तक पहुँच गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो ये थी एक मुलाकात डीसीपी नॉर्थ वेस्ट श्री विजय सिंह जी से। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए A to Z न्यूज़।